अदीरा का मूड खराब हो चुका था। वो भुनभुनाते हुए आगे बढ़ गई। पागल आदमी, खड़ूस कहीं का, शन के दिमाग से खिसका। उसे ऐसे बोलते हुए अदीरा खींचकर बोली, बस कर, और कितना कोसेगी उसे तू। अदीरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, कोस रही हूँ मैं, कोस रही हूँ उसे। गलती उसने खुद की, बिना देखे गाड़ी ब्रेक किया और अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर ही चिल्ला रहा था। अपनी अय्याशी दिखा रहा था मुझे, घटिया कहीं का। ये लोग पैसे कमा कर अपने से छोटे लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। मगर आइंदा से ये इंसान मुझे मिल गया और अगर मुझसे बदतमीजी से बात की इसने, तो मैं अपनी चप्पल से मार मार कर इसका मुंह सुजा दूंगी। अधीरा बोलते बोलते हाँफने लगी। उसे इतना परेशान देखकर आदव राधिका की गोद से नीचे उतर गया और अधीरा से लिपटते हुए बोला, सॉरी मम्मा, मैं आज से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, न ही आपका हाथ छोड़ूंगा। बस प्लीज आप गुस्सा मत करो। आपको पता है ना, गुस्सा आपके लिए सही नहीं है। आदव की बात से अधीरा थोड़ी शांत हो गई और उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए बोली, आपकी मम्मी ठीक है बच्चे, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, समझे। मम्मा जानती है बेटा आपको। आदव बिना कुछ कहे अधीरा के गले में बाहें डालकर लिपट गया। इधर अभिमान अधीरा के जाने के बाद बहुत देर तक सामने पड़े पेशे की राख को घूरता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार अधीरा का चेहरा ही घूम रहा था। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठी भींच ली। उसने गुस्से से अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने मैनेजर को फोन किया। लोकेशन भेज रहा हूँ अखिल, दूसरी कार लेकर आओ। इतना बोलकर उसने गुस्से में बिना जवाब सुने ही कॉल रख दिया। वहां आते जाते लोग अभिमान को अजीब नजरों से देख रहे थे। उस पर पड़ती हर नजर में उसे अधीरा को जवाब देने के लिए उकसा रही थी। इधर अखिल जल्दी जल्दी कार ड्राइव करके अभिमान तक ले आया। वो कार से बाहर आकर हाथ बांधकर बोला, सर गाड़ी आ गई है। अभिमान ने घुरकर उसे देखा और लेट से आता, इतनी जल्दी क्यों आ गया, सब कामचोर हो गए हैं। हट, अब जाने दो मुझे और वो गाड़ी लेकर रिपेयर करवा दो। अभिमान कार में बैठकर बोला और थोड़ी देर में ही वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अखिल ने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, सर कुछ ज्यादा ही गुस्से में है आज, किसने आग लगा दी। इतना बोलकर उसकी नजर कार के सामने पड़ी और नीचे जल रहे राख पर। उसने नीचे बैठकर देखा तो उसे छोटे छोटे बचे हुए नोट के टुकड़े नजर आए। उसने हैरानी से उन टुकड़ों को उठाया और मुस्कुराकर बोला, लगता है सर ने किसी को फिर से पैसे दिए हैं और वो उनको जला गया। मिस कर दिया अखिल तूने। किसकी हिम्मत हुई सर के सामने बात करने की। वो उठकर कार के सामने गया तो उसकी हालत देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका। वो बार बार खुद को कोस रहा था कि क्यों आज वो अभिमान के साथ नहीं आया। अगर आया तो सर का चेहरा देखता जो हर वक्त सब पर अपना रोब दिखाते हैं, उन पर कोई और रोब दिखाकर चला गया। खैर, उसने सीट साफ की और ड्राइव करके उसे गैरेज में ले गया। अखिल शुरू से ही अभिमान के साथ रहा था। कॉलेज टाइम में दोनों मिले और बस दोनों ही एक दूसरे के साथ ही थे। लेकिन जब अभिमान के पिता उसे छोड़कर चले गए तो वो बिल्कुल बदल गया। ऐसे में अखिल उसके साथ रहा क्योंकि उसके भी माता पिता नहीं थे। परिवार के नाम पर एक छोटी बहन और एक छोटा भाई, दोनों अभी पढ़ रहे थे कॉलेज में, जिसका खर्चा अभिमान ही उठाता है। अखिल इस बात के खिलाफ था तो अभिमान ने ये कहकर मुंह बंद करवा दिया कि हम भले ही अलग हैं, लेकिन परिवार एक है। अगर सच में दोस्त है तो मुझे करने दे, तू भी जा सकता है सबकी तरह। अखिल हार मान गया। अखिल अभिमान के साथ ही रहता था, लेकिन आज घर में काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए उसे छुट्टी करनी पड़ी। इधर अभिमान शांति से गाड़ी चलाते हुए पीहू को लेने जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ
बाहर से शांत था, अंदर से जल रहा था। बार बार अधीरा की जलती आंखें उसे बेचैन कर रही थी। उसका बस चलता तो अभी के अभी अधीरा के सामने खड़े होकर उसे उसकी जगह बता देता। खैर ड्राइव करके वो थोड़ी ही देर में आराध्या के ससुराल पहुंच गया। अद्विका बाहर गार्डन में अपने दादू के साथ बैठी अभिमान का ही इंतजार कर रही थी। उसे गाड़ी से नीचे उतरते देख वो मचलते हुए जोर से चिल्लाई, मामू आ गए, मामू आ गए। उसका चेहरा देखकर अभिमान सब कुछ भूल गया और बच्चों की तरफ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अभिमान ने हंसते हुए उसे गोद में लिया। अद्विका ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका, बहुत देर कर दी आपने तो आने में। अद्विका के पूछने पर अभिमान की आंखों के सामने फिर से अधीरा का चेहरा आ गया। उसने सिर झटकते हुए अद्विका को अपनी गोद में उतारा और अपने कार से सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट उसे दिखाते हुए बोला, ये देखो मामू आपके लिए क्या लाए हैं, आपको पसंद है ना ये सब कुछ। अद्विका ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अभिमान ने सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट वहां खड़े सर्वेंट को दे दिए और खुद अद्विका को गोद में उठाकर अंदर आ गया, जहां अद्विका के दादू मतलब राजीव के पिता राजेंद्र सिंह उसका इंतजार कर रहे थे। अभिमान ने आकर उनके पैर छुए। माफ कीजिएगा, अद्विका के आगे कुछ देख ही नहीं पाया, पूरे 2 दिन के बाद जो देख रहा हूँ। राजेंद्र जी हंसते हुए बोले, आप अद्विका के बिना 1 घंटा नहीं रहते, आपने उसे 2 दिन यहाँ रहने दिया, यही आश्चर्य की बात है। अभिमान मुस्कुराकर बोला, क्या करूं अंकल, इसके आने के बाद मेरी जिंदगी मेरी दुनिया इसी में सिमट गई है। ये नहीं होती तो मैं खुद को थोड़ा अधूरा महसूस करता हूँ। राजेंद्र जी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। वो अभिमान और अद्विका को साथ लेकर अंदर आ गए। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। काफी देर होने के बाद अभिमान उनसे इजाजत इजाजत लेकर निकल गया। राजेंद्र जी ने उसे डिनर के लिए रोकना चाहते थे, लेकिन अभिमान ने पहले ही मना करके रखा था। अभिमान और अद्विका जैसे ही बाहर निकले, उसी समय एक लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हल्का गोरा रंग, लेकिन मेकअप की वजह से वो काफी गोरी लग रही थी। ऑफ शोल्डर सिल्वर टॉप जो इतने छोटे थे कि उनमें से उसका गोरा पेट नजर आ रहा था। शॉर्ट पैंट जो मुश्किल से उसके थाई तक आ रही थी। इतने शॉर्ट कपड़ों की वजह से उसके गोरे पैर नजर आ रहे थे। बालों को कर्ल किया था जो उसके कंधे तक आ रहे थे। हाथों में डायमंड की महंगी ब्रेसलेट, साथ ही कानों में भी महंगे इयररिंग। अभिमान ने उसे देखा तो अपना चेहरा फेर लिया। उस लड़की ने मुस्कुराकर उसे देखा और अद्विका के गालों को खींचते हुए बोली, तू मुझे छोड़कर जा रही है। अद्विका ने अपने छोटे हाथों से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मुझे नहीं छुआ करे आप गंदी आंटी हैं, हमेशा मुझ पर चिल्लाती है। फिर अभिमान की तरफ देखकर बोली, आपको पता है मामू, कल इन गंदी आंटी ने मुझ पर हाथ उठाया। वो तो राजू चाचू आ गए कमरे में, मैं तो बच ही गई। बोलते बोलते अद्विका सिसकने लगी। ये बात सुनकर तो अभिमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अद्विका को देखकर खुद को संयम किया और उसे कार में बैठाते हुए बोला, आप यहीं बैठो, मामू आ रहे हैं, ठीक है। अद्विका ने किसी समझदार की तरह पलके झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। उसे कार में बिठाकर अभिमान सामने खड़ी लड़की के पास आया और उसका हाथ पकड़कर किनारे ले जाकर गुस्से से हाथ छोड़ते हुए बोला, ये अद्विका क्या बोल रही है मायरा। मायरा बेपरवाही से हंसी। वो आगे बढ़कर अपना हाथ अभिमन्यु के अभिमान के सीने पर रखकर थोड़ी अदा से बोली, छोड़ो ना ये सब, ये बताओ बहुत दिन बाद आए हो, कुछ देर रुक जाओ मेरे लिए। ये बोलकर मायरा अपनी एक अंगुली से अभिमान के गालों को छूने लगी। अभिमान ने घिन से पहले उसकी अंगुली उठाई, फिर उसे अपने से दूर करके बोला, अपनी औकात में रहो मायरा,
राजीव की बहन हो इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़कियों से बात नहीं करता। अपने किरदार से खुद को ही बदनाम करो, मेरा नाम अपनी इन घिनौनी सोच में मत लाया करो। मैं चुप हूँ, उसे मेरी शराफत समझने की भूल मत करना, क्योंकि जिस रोज ये अभिमान शेखावत अपने पर उतर आया, उस दिन तुम जैसी लड़की अपनी सही जगह पर होगी। और एक बात, आगे से कभी भी तुमने अद्विका की तरफ घुरकर भी देखा तो तुम्हारी ये आंखें इस सुंदर चेहरे में नहीं रहेगी। इतना बोलकर अभिमान आगे बढ़ गया, लेकिन मायरा ने बेशर्मों की तरह उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमान झटके से घूमा और मायरा का हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, अपनी हद में रहो बेहुदा लड़की, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हद से बेहद हो जाऊं। अभिमान ने उसे धक्का दिया। मायरा मुंह के बल जमीन पर गिर गई और अभिमान उसे देखे बिना ही चला गया। इधर अधीरा ने भी आदव के लिए अपना मूड सही किया और दोनों माँ बेटे ने राधिका के साथ मिलकर खूब मस्ती की। कभी कभी तो अधीरा और आदव खुद में इतने मग्न हो जाते कि उन्हें राधिका का ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे में राधिका उन दोनों की तस्वीर अपने मोबाइल में ले लेती। उन्हें देखकर वो खुद भी मुस्कुराती। ऐसे ही मस्ती करते डिनर करके वो सब घर पहुंच गए। उन्होंने आनंद जी के लिए भी डिनर पैक करवा लिया था। अधीरा काम और आनंद जी की वजह से बहुत कम ही बाहर जाती थी, इसीलिए जब भी चाहती आनंद जी उसे मना नहीं करते थे। आनंद जी ने डिनर किया और आदव के पास बैठकर उनसे जानने लगे आज दोनों ने कितनी मस्ती की। अधीरा ने आदव को सोने का कहा और वो कमरे में चला गया। अधीरा ने आनंद जी को दवाई दी और दूध देकर उन्हें सुलाकर कमरे से निकलने लगी तो आनंद जी ने उसे रोक लिया। अधीरा उनके सिरहाने आकर बैठ गई। आनंद जी ने अधीरा का हाथ पकड़ा और बोले, कितना ख्याल रखती है आरू तुम हम दोनों का। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि एक अच्छा पिता नहीं बन सका। तो अधीरा हंसते हुए बोली, आप क्यों बार बार मेरे मना करने पर भी ऐसी बातें करते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे पिता है। क्या कोई हमें देखकर ये कह सकता है मैं आपकी सगी औलाद नहीं। आपने तो शायद अपनी बेटी को भी इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे दिया है। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब आप बेटी कहकर मुझे इस घर में लाए थे। बोलते बोलते अधीरा का मूड सही देखकर आनंद जी बोले। बोलते बोलते अधीरा की आंखें पनीली हो गई। आनंद जी भी मुस्कुरा दिए। फिर अधीरा का मूड सही देखकर बोले, बेटा शादी के बारे में कब सोचोगी। कभी न कभी तो शादी करनी ही होगी। उनकी बात सुनकर अधीरा ने नाराजगी से उन्हें देखा। आप फिर से शुरू हो गए। पिताजी बस कीजिए, अब मुझे नींद आ रही है। अधीरा बात टालते हुए बोली। आनंद जी ने मुस्कुराकर उसे गुड नाइट कहा। और मन महसूस कर रह गए। अधीरा के जाने के बाद ठंडी आह भरते हुए शाम ने अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर बोले, कैसे समझाऊं आरू को, कब तक ऐसे अकेले रहेगी। तुम भी तो वक्त से पहले ही छोड़कर गई। कैसे संभालूं सब कुछ। बोलते हुए उनकी आंखों के किनारों से दो बूंद लुढ़क गए जिन्होंने उन्हें पोंछ लिया। इधर अभिमान अद्विका को अपने साथ घर लेकर निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में मायरा की बातें घूम रही थी। कोई लड़की इस हद तक गिर सकती थी उसे अंदाजा नहीं था। शादी जैसे शब्द से उसे पहले से ही चिढ़ थी, लेकिन लड़कियों की ऐसी हरकत देखकर उसे नफरत होने लगी थी। प्यार और शादी जैसे शब्द से उसने सर झटका और अद्विका से बातें करने लगा। अभिमान के जाने के बाद मायरा जमीन से उठी और गुस्से से तिलमिलाते हुए घर के अंदर चली गई। उसे देखकर राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या हो गया बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो। मायरा उन पर बिफरते हुए बोली, आपको कितनी बार कहा है पॉप्स बात कीजिए भाभी की दादी से।
लेकिन आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं? अभिमान मुझे हर बार जलील करके निकल जाता है। मैं आप लोगों की वजह से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर रही हूँ। एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर उन सभी को उनकी औकात बताऊंगी। उसकी बात पर राजेंद्र जी कुटिलता से मुस्कुरा दिए, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वो कुछ कहते उससे पहले ही अपने कमरे में से आता राजीव सहजता से बोला, ओ मेरी प्यारी बहना, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? मुझे भी आराध्या को अपने प्यार का यकीन दिलाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन आखिर वो मेरे झांसे में आ ही गई। उस पगली को लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि सच तो ये है कि मैंने शादी उसकी दौलत के लिए किया था। उसकी बात सुनकर राजेंद्र जी नाराजगी से उसकी तरफ देखने लगे और उसे डांटते हुए बोले, ये क्या बोल रहे हो राजीव? कैसी बात कर रहे हो तुम? उनकी डांट सुनकर राजीव भी शकपका गया। उसे सहमता हुआ देखकर राजेंद्र की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, कितनी बार कहा है तुम दोनों को, ऐसी बातें धीरे किया करो। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को भी हमारी इस साजिश की खबर हो गई और अगर अभिमान को भनक भी लग गई, तो अभिमान हमें छोड़ेगा नहीं। ओहो कम ऑन पॉप्स, उसे पता कैसे चलेगा? और भूलिए मत, उसकी कमजोरी हमारे हाथों में है। अगर उसे पता भी चला तो आराध्या और अद्विका हमारी ढाल है, इसीलिए चिंता मत कीजिए। राजीव हंसते हुए बोला। राजेंद्र जी कुटिलता से मुस्कुरा दिए और सामने देखते हुए बोले, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। हमने ये खेल शुरू ही इसीलिए किया था कि शेखावत की दौलत को छीन सके। पिता के कर्मों का फल अब उसका बेटा भुगतेगा। जिस दिन शेखावत परिवार सड़क पर होगा, उसी दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आराध्या तो पहले ही हमारे पास है। एक बार मायरा की शादी अभिमान से हो जाए, फिर किसी भी तरह करके सारी दौलत हमारी ही हो जाएगी। उसकी बात सुनकर राजीव और मायरा एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा दिए। अभिमान अद्विका को घर लेकर पहुंचा तो सभी सो चुके थे, इसीलिए उसने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसने सोती हुई अद्विका को गोद में लिया और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर चला गया। वहां अद्विका को बड़े ही आराम से उसने सुला दिया और खुद चेंज करने चला गया। चेंज करते हुए यकायक ही उसके सामने आंखों के सामने अधीरा का चेहरा फिर घूम गया। वो फिक्र जो उसकी आंखों में अद्विका के लिए दिखती थी, आज ऐसी ही फिक्र अधीरा की आंखों में आदम के लिए नजर आई। फिर अपना सर झटकते हुए खुद ही में बड़बड़ाने लगा, फिक्र क्यों नहीं होगी, माँ थी वो, माँ ऐसी ही होती है। लेकिन कुछ भी हो, थी तो वो मिडिल क्लास ही। लेकिन एक बात समझ नहीं आया, उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर 7 साल का लड़का, कुछ अजीब ही लगा मुझे। छोड़ना अभिमान, तो क्यों सोच रहा है उसके बारे में? उस लड़की ने सबके सामने तुझे बदतमीजी से बात की है, भूल मत। समझ, उस लड़की का पता लगा और उसे सबक सिखा। पहले वो बदतमीज लड़की और फिर इस स्टूपिड मायरा की वजह से आज का मेरा दिन ही खराब हो गया। बोलते बोलते वो कमरे में आ गया जहां अद्विका सो रही थी। अद्विका नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद कोई सपना देख रही थी। उसे मुस्कुराता देखकर अभिमान सारी बात भूल गया और उसके बगल में जाकर सो गया। उसने कमरे का एसी सामान्य किया और एक पतली सी चादर खुद के और अद्विका के ऊपर डाला और आंखें बंद कर ली। लेकिन उसकी आंखों से
नींद कोसों दूर थी। आज अधीरा को अपने बेटे के लिए लड़ते देखकर उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा ही मंजर घूम गया। एक औरत जो चीख-चीख कर अपने बच्चे को बचाने की दुआएं मांग रही थी, जैसे कोई उस बच्चे को छीन कर ले जा रहा हो। उस औरत की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अभिमान ने अपनी आंखें खोल ली। उसने बगल में सोती अद्विका को देखा और फिर सर झटक कर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार नींद ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। उसी रात रात के 1:30 बजे अपने कमरे में अधीरा सोई हुई थी, लेकिन सोने के बावजूद भी उसके चेहरे पर शिकन थी। वो नींद में अपने सर को इधर-उधर झटक रही थी और नींद में ही बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ो, इसे भी छोड़ो, मेरा भाई, माँ बचाओ मुझे, मेरे भाई को कुछ मत करो। उसे नींद में बड़बड़ाते सुनकर आदम की आंखें खुल गई। उसने घबरा कर अधीरा को जगाया तो अधीरा ने डर के आंखें खोल दी। अधीरा पसीने से लथपथ मुआशी होकर आदम को देख रही थी। आदम ने किसी बड़े की तरह उसके सर पर हाथ फेरा। आपने आज नींद की गोली नहीं ली थी ना? अधीरा ने कांपते हुए नाम में सिर हिलाया। उसकी बात पर आदम ने अपना सिर पीट लिया। वो उसकी हाथ पकड़े ही पास पड़े टेबल से एक टेबलेट निकाल कर अधीरा को दे दिया, जिसे अधीरा ने कांपते हुए खा लिया। आदम अधीरा को पानी दिया तो उसने पानी भी पी लिया। आदम उसे वापस सुलाते हुए बोला, आप बहुत लापरवाह हो मम्मा। नानू को दवा देना याद रहता है, लेकिन खुद का क्या? मम्मा, आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आदम इस वक्त अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। अधीरा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने हाथ के इशारे से आदम को नीचे बुलाया और उसको झुकते ही उसके माथे को प्यार से चूम लिया और धीमी आवाज में बोली, कभी कभी तू ही मेरी माँ बन जाता है। आदम ने उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, बातें आप बाद में कीजिएगा, अभी सोइए, वैसे भी खुद का ध्यान नहीं होता है आपको। अधीरा ने उसे मुस्कुराकर देखा और अच्छे बच्चे की तरह आंखें बंद कर ली। दवाई के असर से अधीरा जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। आदम ने लाइट्स ऑफ की और खुद अधीरा को पकड़कर सो गया। अगली सुबह अधीरा की नींद देर से खुली। तब तक काकी आ चुकी थी। रविवार होने की वजह से आनंद जी ने भी आदव को अर्पिता को जगाने से मना कर दिया। इधर अभिमान अपना रविवार अद्विका के साथ मना रहा था। वो हर रविवार को अद्विका के साथ खेलता, उसे घुमाने ले जाता। दोनों मामू भांजी खूब मस्ती करते। आज कुछ ऐसा ही रहा। धीरे धीरे शाम हुई। अधीरा आनंद जी को सारी बातें बताकर आदव के साथ शेखावत हाउस चली गई। रास्ते में आदव जो भी देखता उससे जुड़ी बातें बताता और कुछ सवाल अधीरा से भी पूछता। अधीरा हंसते हुए उसके सवालों का जवाब देती जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद ऑटो वालों ने अधीरा को शेखावत हाउस के सामने छोड़ दिया। अधीरा ने सामने शेखावत हाउस की तरफ देखा तो उसकी तो आंखें हैरानी से बड़ी ही रह गई। आदव भी हैरानी से बोल पड़ा, वो मम्मा, कितना बड़ा घर है ये। अधीरा को ये घर नहीं, हवेली लग रहा था। बड़ा सा हवेली नुमा बंगला, सामने बड़ा सा गार्डन, उसके थोड़ा किनारे पार्किंग एरिया और गार्डन के बीचों बीच बड़ा सा वाटर फाउंटेन। पार्किंग एरिया में भी आधे दर्जन के करीब कार खड़ी थी। अधीरा ने खुद को देखा और वापस से उस हवेली को।
उसकी तंद्रा गार्ड की आवाज से टूटी, जो उसे किससे मिलना है पूछ रहा था। अधीरा ने उसे कार्ड दिखाया तो गार्ड ने उसे सामने दरवाजा दिखाकर अंदर जाने को कहा। अधीरा अब अंदर आ गई, लेकिन बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इतना बड़ा घर और इतने दौलत वालों के बीच में अधीरा खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसने आदर का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अधीरा अंदर आई तो उसकी नजर हर चीज का मुआयना कर रही थी। दरवाजे से अंदर आते ही बड़ा ही कॉरिडोर, जिसकी दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई थी, नीचे महंगा फर्श और वहीं किनारों पर छोटे छोटे गमलों में शो प्लांट लगे हुए थे। वहां आकर हॉल में खड़ी हो गई। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर था, जो दिखने में ही महंगा लग रहा था। हॉल के किनारे बड़ी सी एलईडी टीवी, बाकी अंदर भी भारी सजावट थी, पेंटिंग और एंटिक सामानों से। घर एक सर्वेंट घर पर एक सर्वेंट ने उसे बिठाया और राजसी जी को बुलाने चला गया। ठीक उसी वक्त अद्विका के साथ आ रहे अभिमान की नजर अधीरा पर पड़ी, लेकिन अधीरा की पीठ उसकी तरफ होने से वो उसे देख नहीं सका। अपने घर में एक अनजानी लड़की को देखकर अभिमान उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही आराध्या ने उसे आवाज दे दी। मैं आया कहकर अभिमान आराध्या के पास चला गया। अभिमान की आवाज पर अधीरा मुड़ी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। अधीरा सोचते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये उस खड़ूस राक्षस की आवाज थी। तू भी ना अधीरा, वो यहाँ से कैसे होगा, कुछ भी सोचती है। कहते हुए अधीरा ने खुद के सर पर थपकी मार दी। थोड़ी देर में राजसी आ गई। वो अधीरा के साथ बैठकर उसका हालचाल लेने लगी। कुछ वक्त के बाद राजसी ने अधीरा की अधीरा को फाइनल कर दिया और सर्वेंट को अद्विका को बुलाने के लिए कह दिया। अभिमान अद्विका के साथ खेल रहा था। आराध्या उसके पास पहुंची और अद्विका को अपने साथ ले जाने के लिए बोली। अभिमान चिढ़ गया। क्या है तेरा? अभी जा, हफ्ते में एक बार तो इसके साथ रहता हूँ, उसके बाद भी आ जाती है इसे ले जाने के लिए। आराध्या उसकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, सुबह से तो ये तेरे साथ ही है, अब दे दे मुझे, दादी बुला रही है नीचे इसे। मैं नहीं दूंगा। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए अद्विका का जाना जरूरी है? अभिमान दादी का नाम सुनकर थोड़ा शांत हो गया। वो दादी और मैंने एक लड़के को इसके ट्यूशन के लिए बुलाया है। 5 साल होने के 5 साल की होने को जा रही है। आदत लगेगी पढ़ने की, तभी तो स्कूल में भी एडजस्ट कर पाएगी, नहीं तो वैसे भी तेरे लाड प्यार में बिगड़ चुकी है। आराध्या हाथ बांध कर बोली, आज जरूरी है क्या? अभिमान मुंह बनाते हुए बोला, आज से नहीं, कल से पढ़ाएगी वो। आज बस इसे मिला दो, जिसे वो कल से इसके साथ और ये उसके साथ सहज रहे। आराध्या अद्विका को गोद में लेकर बोली। अद्विका दोनों की बातें सुनकर कभी इधर तो कभी उधर गर्दन घुमा रही थी। आखिर में थक हार कर उसने अपना सिर पीट लिया और अभिमान की तरफ देखकर बोली, बस करिए मामू, मैं अभी आ जाती हूँ मिलकर, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तब तक आप भी अपना काम निपटा लीजिए। आराध्या और अभिमान दोनों ही उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। आराध्या अद्विका को लेकर नीचे आ गई। अधीरा ने जब उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। अद्विका अपनी पलकें झपकाते हुए देख रही थी। मुस्कुराते हुए वक्त अद्विका के गालों पर अधीरा के गालों पर डिंपल बन रहे थे।
जिससे वो किसी बच्चे की तरह ही क्यूट लग रही थी। हेलो अद्विका, अधीरा ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अद्विका भी बिना किसी झिझक के उसके पास आ गई और अपना हाथ मिलाते हुए हाय कहा। अधीरा ने आदम को भी हाय बोलने को कहा, तो आदम और अद्विका ने एक दूसरे को हाय कहा। अद्विका ज्यादा सहज हो गई, इसीलिए अधीरा ने उसे गोद में ले लिया। अद्विका ने अधीरा ने उसके गालों को छूते हुए कहा, आपके गाल कितने सॉफ्ट है और ये डिंपल कितने क्यूट लग रहे हैं। अधीरा उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसी। राजसी और आराध्या भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आप मुझे पढ़ाओगी? अद्विका अधीरा के गालों को खींचते हुए बोली। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगी। आप पढ़ोगे ना अच्छे से? अधीरा ने भी अद्विका के गालों को हल्के खींचते हुए कहा। आप ना बहुत क्यूट हो, मैं आपसे ही पढ़ूंगी। अद्विका ने उसके गालों को चूम लिया। इधर ऊपर अभिमान किसी काम से बाहर आया था, तो उसकी नजर अद्विका पर चली गई, जो अधीरा के गालों को चूम रही थी। अभिमान को अच्छा नहीं लगा। वो मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, कौन है ये लड़की जिसने आते ही अद्विका से दोस्ती कर ली? अद्विका ने आज तक मेरे अलावा किसी से भी ऐसी बात नहीं की। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के भी गालों को नहीं छूने देती, ना ही छूती है। फिर ऐसी क्या बात कर दी इस लड़की ने? अद्विका को अधीरा के गालों को चूमते देख आराध्या हैरानी से बोली, अद्विका, आज तक हमारे गालों को तो छुआ नहीं तुमने। अपने मामू के अलावा किसी को भी किस नहीं करती, फिर आज इन आंटी को कैसे कर दिया? अद्विका अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओहो मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मामू को मत बताना, नहीं तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अधीरा उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसने लगी। अभिमान ने जब उसकी हंसी सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें छोटी करके अधीरा को देखते हुए कहा, ये आवाज कहीं सुनी है मैंने। हाँ, याद आया, ये तो उसी बदतमीज लड़की की आवाज है, लेकिन वो यहाँ कैसे? तू भी ना अभिमान पागल हो गया है क्या? वो यहाँ आ ही नहीं सकती, कुछ भी सोचता रहता है। तू भी चला, अद्विका के आने तक काम कर ले तू अपना। इतना बोलकर अभिमान वापस अपने कमरे में चला गया। अधीरा ने प्यार से अद्विका के गालों को चूम लिया। अधीरा ने अद्विका को आदव के साथ भेजते हुए कहा, बेटा आप दोनों जाइए, मैं आंटी से बात कर लूं। आदव और अद्विका दोनों ही अच्छे बच्चे की तरह वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अधीरा मुस्कुराकर बोली, अद्विका बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, इसीलिए तो हमारे अभी की जान बसती है। बेटी मेरी है, लेकिन बिगाड़ा उसी ने है, और ये भी मामू मामू करती हुई उसके पास ही रहती है। वैसे तो वो हंसता भी नहीं है, लेकिन अद्विका के साथ बच्चों की तरह खिलखिलाता रहता है। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली। अधीरा भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। कल कब से आओगी बेटा? राजसी ने उसे चाय देते हुए पूछा। आंटी, राजसी उसकी बात काटकर बोली, तुम हमें दादी ही कहो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अधीरा मुस्कुरा दी। कल से स्कूल भी है। वैसे स्कूल की छुट्टी 3 बजे तक हो जाती है। मुझे घर जाना होता है। पिताजी मेरे बिना खाना नहीं खाते। फिर कब आओगी? राजसी ने सहजता से कहा। 5 बजे तक आऊं मैं दादी। आदव को भी घर छोड़ आऊंगी। अधीरा ने कुछ सोचते हुए कहा। ऐसे तो आपको डबल आना जाना करना पड़ेगा और आपके पैसे भी ज्यादा खर्च हो जाएंगे। राजसी ने हिसाब करते हुए कहा। कोई बात नहीं दादी, मैं मैनेज कर लूंगी। अधीरा संकोच करती हुई बोली। उसे राजसी का हिसाब करना असहज कर रहा था।
नहीं बेटा, पहले जो भी अद्विका को पढ़ाते थे उनमें से 2 लड़कियां भी थी, तो उन्हें हम गाड़ी से ही भेजते थे। तुम्हारे घर भी गाड़ी आएगी और जाएगी, ऐसे भी तुम्हारे पिताजी को भी चिंता कम रहेगी और आपका जब दिल करे आदम को भी अपने साथ ले आइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। राजसी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अदीरा ने जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए, आपको हमारी ये डिमांड तो माननी ही पड़ेगी। राजसी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दादी, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। आप चाहती है कि मुझे नुकसान ना हो, इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अदीरा ने भी प्रति उत्तर में मुस्कुराकर कहा, बोलिए। आपको मेरी मंथली से 500 रुपए काटने होंगे, मेरे पैसे भी बच जाएंगे और मैं सहज भी रहूंगी। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो फिर मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। राजसी जीजे राजसी जी ने हंसते हुए हाँ कह दिया। ठीक है तो दादी, अब मैं घर चलती हूँ, घर पर पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। अदीरा खड़े होकर बोली। उसी वक्त अभिमान नीचे आया और किचन की तरफ चला गया। अदीरा राजसी और आराध्या से इजाजत लेकर जाने लगी तो अभिमान को दादी ने देख लिया। उन्होंने अभिमान को आवाज देकर बुलाया और अदीरा को भी रोक लिया। क्या हुआ दादी, बोलिए। अभिमान पास आकर मुंह बनाते हुए बोला। अभिमान ने इस वक्त बनियान और लोअर पहन रखा था जिसमें उसके बाइसेप्स मसल्स नजर आ रहे थे। आज बालों में कोई जेल नहीं लगा था, इसीलिए उसके माथे के बाल बिखरे हुए थे। अभिमान की आवाज सुनकर आराध्या से बात कर रही अदीरा की आंखें बड़ी हो गई। वो बोलते बोलते ही चुप हो गई। उसने अभी तक अभिमान को देखा नहीं था क्योंकि वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने आराध्या से धीमी आवाज में कहा, दीदी ये आवाज। आराध्या मुस्कुराते हुए अभिमान की तरफ देखकर बोली, ये ये ही है मेरा भाई। दादी ने अभिमान से कहा, बेटा ये अदीरा है, अद्विका की नई टीचर, आप मिल लीजिए इनसे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है दादी माँ, आपने देख लिया ना बस, लेकिन हाँ थोड़ी जांच कर लीजिएगा, हर बार की तरह नहीं हो ये भी। अभिमान अपने हाथ में लिए मग को हिलाते हुए बोला। चुप रहिए और मिल लीजिए शांति से, राजसी ने उसे झिड़क कर बोली। अभिमान बस उन्हें घुरकर रह गया। राजसी ने अधीरा को आवाज दी। वो धीरे धीरे मुड़ी क्योंकि अब तक वो उसकी आवाज पहचान चुकी थी। अभिमान ने जैसे ही उसे देखा तो चौंक पड़ा और जोर से चिल्लाया, तुम। उसे चिल्लाते देखकर अधीरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह बनाने लगी, जबकि आराध्या और राजसी चौंक गई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? राजसी हैरानी से बोली। हाँ दादी, कल इस लड़की ने मुझसे बदतमीजी की थी। आपको कोई और नहीं मिला था अद्विका के ट्यूशन के लिए? इस बदतमीज लड़की से नहीं पढ़ेगी अद्विका। अभिमान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। राजसी और आराध्या कुछ कहती उससे पहले ही अधीरा बोल पड़ी। मैं बदतमीज नहीं हूँ, बदतमीजी आपने ही शुरू की थी मिस्टर शेखावत। गलती मानने की जगह मुझे पैसों का घमंड दिखा रहे थे। कोई मुझे एटीट्यूड दिखाए मुझे बर्दाश्त नहीं, और आगे से अगर आपने मुझे बदतमीज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान आगे बढ़कर घूरते हुए बोला, ए लड़की, भूलो मत कि तुम मेरे घर में खड़ी हो, अभी के अभी धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ मैं। अधीरा उसकी बातों से आग बबूला हो गई। उसने अभिमान को अंगुली दिखाते हुए कहा, तमीज से बात करिए मुझसे, मैं आपके घर में घुस के या चोरी करने नहीं आई हूँ। मुझे आपकी दादी माँ ने बुलाया है, इसीलिए ये धमकी मुझे तो मत ही दीजिए।
मैं आपके गुस्से को झेलने वाली नहीं हूँ। जवाब देना मुझे भी आता है। इन सब के विपरीत राजसी और आराध्या तो एक साथ खड़ी उन दोनों को लड़ते ही देख रही थी। अभिमान आज तक किसी से लड़ना तो दूर, किसी लड़की को देखता तक नहीं था, लेकिन आज वो सब कुछ भूलकर अधीरा से लड़ रहा था। जब काफी देर तक दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तो राजसी जोर से चिल्लाई, चुप हो जाओ तुम दोनों, बिल्कुल चुप हो जाओ। दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? उनकी आवाज पर वो दोनों शांत हो गए, लेकिन अभी भी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अधीरा ने दादी की तरफ देखा, जो उन दोनों को ही देख रही थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा इस प्यारी सी कहानी में, जानने के लिए इस कहानी के नेक्स्ट भाग जरूर देखिएगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।